साथ। नमस्कार। आज का हमारा विषय है कक्षा 8 का पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए पाठ आरंभ करने से पहले मैं एक गीत की पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी। मुझे पता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करूंगी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। जब हमारे हृदय में आशा विद्यमान है तो हमें निराश होने की क्या आवश्यकता है। यही संदेश हमारे महान रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म 1907 में बलिया जिले के आरा दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ। 1930 ईस्वी में इन्होंने ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक का कार्य आरंभ किया। शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक कार्य करते समय ही इनका जो लेखन कार्य था वो आरंभ हो गया। लेखन कार्य में इनकी रुचि तब से ही बढ़ने लगी। तत्पश्चात इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया। इस महान रचनाकार ने अनेक रचनाओं का निर्माण किया, जिनमें से मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगी हिंदी साहित्य का आदिकाल, बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल। ठीक है, इनको जो हमारे महान रचनाकार ने भारत सरकार से पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस महान रचनाकार की मृत्यु 1979 में हुई। अब आप देखेंगे कि इस महान रचनाकार ने अपनी रचना क्या निराश हुआ जाए में क्या कहा है। क्या हमें निराश होना चाहिए? क्या कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी निराश हो जाता है। बैठ जाना मतलब निराश हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। क्योंकि जब भी समाचार पत्रों को उठाया जाता है तो उसमें ठगी के, डकैती के, चोरी के और तस्करी क्या होता है, तस्करी होता है जो चोरी का सामान होता है उसका व्यापार करने के, और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं लेखक? आरोप होता है इल्जाम लगाना और प्रत्यारोप होता है इल्जाम के बदले उस पर ही इल्जाम लगाना, यानी कि जो आप पर इल्जाम लगा रहा है उस पर ही आप कोई और इल्जाम लगा दें। तो कि आरोप प्रत्यारोप यानी कि इल्जाम के बदले इल्जाम लगाने का कुछ ऐसा वातावरण बने होता है, माहौल बन गया है। ठीक है, वातावरण का मतलब क्या हो गया, माहौल बन गया है कि लगता है देश में कोई भी ईमानदार आदमी है ही नहीं, कि कोई भी हमें ईमानदार आदमी नजर ही नहीं आता। देश में कोई ईमानदार नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जितने भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं सभी को, संदेह का मतलब होता है शक, दृष्टि बने नजर, यानी कि जितने भी व्यक्ति दिखाई देते हैं उन्हें सभी को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहते हैं लेखक? कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतनी ही कमियां दिखाई देती हैं। लेखक कहना चाहते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक क्या कहते हैं कि मुझे एक बार एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने, बड़े आदमी ने मुझे कहा था कि संसार में सुखी वही है जो कोई काम नहीं करता, खाली बैठता है। क्योंकि जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो भी व्यक्ति काम करेगा उसमें लोग दोष माने उसकी कमियां निकालने का प्रयास करेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, यानी कि जितने भी उसमें क्वालिटीज हैं उन सबको भुला दिया जाएगा और उसकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। लेखक कहते हैं दोष किसमें नहीं होते, कि कमियां किसमें नहीं होती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई देता है, यानी कि हर एक व्यक्ति में हमें कमियां अधिक दिखाई दे रही हैं, गुण कम कर दिखाई देती है या बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं यदि ऐसा ही होता रहा कि हर एक व्यक्ति दूसरों में कमियां देखता रहे और उसके गुण यानी कि क्वालिटीज को ना देखे तो हमारे लिए बहुत अधिक चिंता की बात है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक सोचते क्या यही वो भारत देश है जिसका सपना हमारे लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जो हमारे महान रचनाकार थे, ठीक है, महान व्यक्ति थे देश के, क्या उन्होंने ऐसे भारत का सपना ही नहीं देखा था जहां की संस्कृति महान हो और जहां के लोग सभ्य हों? ठीक है, वो ऐसा भारत देश किस गहर मीन्स होता है गड्ढे में, कौन से गड्ढे में डूब गया है जहां के देश का संस्कृति महान हो और जहां के लोग सभ्य हों। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय
और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। लेखक क्या कहते हैं, आर्य और द्रविड़, आर्य जो लोग भारत देश के हैं और द्रविड़ जो दक्षिण की साइड उत्तर भारत की ओर रहने वाले लोग आर्य और दक्षिण की साइड और रहने वाले लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। तो आर्य और द्रविड़ यानी उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, हिंदू और मुसलमान, यूरोप के और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गए हैं। कहते हैं जहां पर आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, विदेश के लोग और भारतीय आदर्शों का मिलन पाया जाता है, ऐसा मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख चुका है। मतलब क्या है, जैसे समुद्र में अनेक मछलियां पाई जाती हैं उसी तरह से क्या इस जहां पर हमारे देश में जिसमें आर्य और द्रविड़ भी पाए जाते हैं, हिंदू और मुसलमान भी पाए जाते हैं, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन पाया जाता है, क्या वो सूख चुका है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा भारत देश जहाँ के महान संस्कृतियों हो, जहाँ के लोग सभ्य हों, वो देश बिल्कुल ही समाप्त होने के कगार पर हो। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यही हमारे महान मनुष्यों मीन्स होता है विचारकों, हमारे महान विचारकों के सपनों का भारत ऐसा होगा जहाँ की संस्कृति महान होगी, जहाँ के लोग सभ्य होंगे और ऐसा ही भारत देश रहेगा। यही सही है। कुछ ऐसा माहौल बनाए कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। लेखक क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले और अपनी जीविका मतलब घर को चलाने वाले निरीह मीन्स होते हैं, क्या होते हैं, कमजोर और भोले भाले मेहनत करने वाले पीस रहे हैं। यानी कि जो ईमानदारी से काम करते हैं और जो भोले भाले हैं, कमजोर हैं, वो मेहनत करते ही जा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं और जो झूठ का सहारा लेते हैं, धोखा देते हैं, उससे व्यापार करते हैं, वो बहुत अधिक तरक्की कर रहे हैं। फल फूलना मतलब तरक्की कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। जो ईमानदार है उसे मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चाई है वो केवल भीरू मीन्स क्या होता है, डरपोक, और बेबस हो गए लाचार। जो सच्चाई है वो डरपोक और लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यदि ऐसा ही रहा तो क्या हो जाएगा, जो जीवन के महान मूल्य हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास समाप्त होने लग जाएगा। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि भारत में कभी भी भौतिक माने कृत्रिम वस्तुओं को इकट्ठा करके रखने को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। उनकी नजर में मनुष्य के भीतर जो महान उसके अंदर के गुण होते हैं, जो स्थिर रूप से उसके अंदर विद्यमान होते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। हम सबको मालूम है कि मनुष्य के अंदर लालच की भावना भी है, परिवार के प्रति मोह की भावना भी है, काम की भावना भी है और क्रोध की भावना भी है। वो हर एक व्यक्ति में विद्यमान होते हैं स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। क्या कहते हैं कि उन्हें ही मेन आप समझना, ठीक है, और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर नचाना, ये बहुत बुरा आचरण है, व्यवहार है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना और भारत ने कभी भी इन्हें प्राथमिकता नहीं कि आप अपने मन और बुद्धि को क्या करें, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध इन्हीं के अनुसार ढाल लें। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। उन्हें क्या किया, हमेशा अपने मन को और अपनी बुद्धि को हमेशा संयम से, ठीक है, संयम में बांधकर रखने का प्रयास किया, उन्हें कंट्रोल किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि आपको मन को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन आप अपनी ये नहीं कि भूख लगे तो आप खाएं ना खाना, इसकी अपेक्षा नहीं कर सकती। बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है, और बीमार के लिए दवाई की परवाह भी नहीं की जा सकती कि बीमार है उसको दवाई नहीं देनी, ऐसा नहीं, इसकी भी परवाह नहीं की जा सकती। यानी कि जरूरी है तो उसे दवाई दी जाएगी। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि कोई अपने रास्ते से भटक गया, ऐसे व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए ये नहीं कि उसको उपेक्षा कर दी जाए, उसकी परवाह नहीं की जाए, ये नहीं किया जाता, जबकि उस व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाता है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं
इस देश के कोटि कोटि माने करोड़ों, इस देश के करोड़ों दरिद्र जनों माने गरीब व्यक्तियों की बुरी दशा को सुधारने के लिए अनेक कानून बनाए गए। आपको पता ही होगा कि कायदे नियम बनाए गए हैं, साथ में कुछ सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं भी हैं, जिसमें मनरेगा कह लीजिए, ठीक है, अपनी बेटी अपना धन कह लीजिए, ऐसे कुछ नियम भी बनाए गए हैं, कानून भी बनाए गए जिनसे उन्हें गरीब व्यक्तियों को बेनिफिट हो। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। जो क्या करना चाहते हैं, उन दरिद्र जनों की कृषि के, व्यापार के, ठीक है, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, उनकी शिक्षा को, उनके स्वास्थ्य को अधिक उन्नत बनाया जाए और वो पूरी तरह से ठीक रहे, इस लक्ष्य से प्रेरित है। कौन कौन सी जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उन दरिद्र जनों की अवस्था को, बुरी दशा को दूर करने के प्रयास ये गए हैं, चाहे उनके कृषि संबंधी व्यवस्था हो, चाहे उद्योग वाणिज्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके शरीर से संबंधी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा हो। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया जाता है कि उनकी दरिद्र जनों की दशा को सुधारने का प्रयास किया जाए, जिनको लगाया जाता है, कहते हैं कि वो सभी जितने भी लगाए हैं, सभी के मन कैसे नहीं होते, पवित्र नहीं होते। कई बार वे भी अपने लक्ष्य को भूल जाते कि उन्हें क्या गोल दिया गया कि इनकी दशा को सुधार जाए, और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देते हैं।